बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक लिखेंगे क्वेश्चन रूल। इसके बाद जो है वो सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर, उस पर बात होगी। तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि if ai and tij are components of an arbitrary vector and a second order tensor, यानी कि एक हमारे पास वेक्टर है और एक जो है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर है। तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे ए आई और टी आई जे के लिहाज से दिए हुए हैं, ठीक है। और मज़ीद क्या कहते हैं कि ये अगर इक्वेशन हमारे पास मौजूद हो, ये जो है वो गिवन है एक किस्म का क्वेश्चन रूल में कि ये चीज़ें अगर हमें नोन हों तो फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स, एक ये वेक्टर और एक ये टेंसर और ये इक्वेशन कि ये वेक्टर और ये टेंसर और ये वेक्टर आपस में इस इक्वेशन से जो है वो रिलेट कर रहे हो, ठीक है। अगर इस तरह हो तो फिर ये जो क्वांटिटी साथ लिखी है राइट साइड पे इस इक्वेशन के टी के साथ, वो क्वांटिटी क्वेश्चन रूल कहता है कि वो क्वांटिटी जो है ना वो वेक्टर होती है। यानी कि ये जो बी आई हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये क्वेश्चन रूल कहता है कि अगर ये वेक्टर हो, ये टेंसर हो, आपस में इस तरह रिलेट हों और साथ ये भी हो फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स, यानी ये रिलेशन होल्ड करे फॉर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि डैश हो, अनडैश हो, कोई आपके पास एक सिस्टम है, रोटेट करवा के न्यू सिस्टम लेते हैं तब भी ये इक्वेशन होल्ड करे उस सिस्टम में भी। फिर एक और सिस्टम अगर उससे लेकर आप आते हैं तो उसमें भी ये होल्ड करे, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है। वो जब रोटेट करवाते हैं ना हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, फिर एक प्राइम सिस्टम आ जाता है। तो फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि इट शुड होल्ड इन प्राइम एंड अनप्राइम इन बोथ सिस्टम साइमल्टेनियसली। यानी दूसरे में होल्ड करने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे डैश लगा दूँ, यहाँ पे भी डैश लगा दूँ, यहाँ पे भी डैश लगा दूँ, तब भी ये इक्वेशन इक्वलिटी रहनी चाहिए। देखिए ना, दूसरे सिस्टम में जाने का ये मतलब है कि ए आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन अनप्राइम्ड एंड टी आई जी आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन अनप्राइम्ड। तो अगर ये सिस्टम प्राइम वाले लेके जाते हैं तो ए डैश आई जो है वो कंपोनेंट्स हो जाएंगे वेक्टर ए के प्राइम्ड में, इसी तरह टी डैश हो जाएंगे, ठीक है। तो उधर भी ये जो बी डैश पे आ जाना चाहिए, यानी उधर भी ये फिर इक्वेशन होल्ड करे, उधर जो ए आई डैश आई इक्वल्स टू टी डैश आई जे बी डैश जे हो, ठीक है। ये चीज़ें उसने कहा कि ये अगर ये सारी हैं, अगर ये हों तो फिर कहता है कि ये जो है वो वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन रूल कहता है, ये सारी चीज़ें वो कहता है गिवन हों तो तब, ठीक है। इन द क्वेश्चन रूल इन द सेंस में ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें गिवन हो, ये वेक्टर हो, ये टेंसर हो, ये इक्वेशन होल्ड करे फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स, तो फिर ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये वाले बी के वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये अब हमने शो करना है, तीन चीज़ें यूज़ करते हुए ये शो करना है। टू प्रूव दिस वी नीड टू शो दैट। अब ये डायरेक्टली मैथमेटिकली वैसे हम कह रहे हैं वी हैव टू शो दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, इन द सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, मैथमेटिकली व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन नंबर 1। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हम किसी भी तरीके से हासिल कर लेते हैं, देन वी विल से दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। व्हाई वी कैन से दैट? बिकॉज दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये किसी भी तरीके का मतलब ये है कि आप भी जो आर्गूमेंट्स यूज़ करें दे शुड बी वैलिड, और वैलिड आर्गूमेंट्स के ज़रिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 तक पहुंचना है। ये नहीं कि अपने पास से कोई गलत रीज़न दे के आप इक्वेशन नंबर 1 ले आएँ और कहें कि जी हम ले आए हैं और ये कंपोनेंट्स बन गए हैं वेक्टर के, तो दैट विल बी रॉन्ग। क्योंकि रीज़न दरमियान में कोई आपने गलती हुई है जो वो एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि गलत रीज़न है। तो किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं लिया जाता कि आप जो है वो एक रॉन्ग पोजीशन कर लें, एक रॉन्ग रीज़न दे के जो है वो आप उस जो है वो अप्रोच कर जाएं और आप कहेंगे जी तो हम जो है वो वी हैव प्रूव दिस।
तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, क्योंकि आपने जो पोजीशन दरमियान में ली हैं वो सारी गलत हैं। तो फिर वो किसी भी तरीके का मतलब ये होता है कि तरीका जो भी इख्तियार करें वो ठीक भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। ये हमें दिया हुआ है, अभी पर कहा था इक्वेशन नंबर 2, वी आर गिवन दैट, और ये भी दिया हुआ है कि ए आई और टी आई जी वो जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के, ये भी दिया हुआ है हमें, और टेंसर के। तो फिर इनकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। ये हमने देखा ना वो प्राइम और अन प्राइम में चेंज करके लिखती ना, ए आई इज इक्वल टू क्यू आई एम ए डैश एम। ठीक है, तो क्योंकि हमने ए आई और टी आई जे की वैल्यू यूज़ करनी है 2 में, तो इसलिए हमने इसको इस तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है ना, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फ्रॉम अन प्राइम टू प्राइम लिखा होगा ना, लेफ्ट साइड पे आपका प्राइम्ड होगा और राइट साइड पे अनप्राइम्ड होगा। यहाँ पे लेफ्ट पे हमने अनप्राइम लिख दिया और राइट पे प्राइम लिख दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, हमने ये और ये यूज़ करना है। यहाँ पे प्राइम नहीं है फ़िलहाल, तो ये हम जो है वो वी हैव टू यूज़ दीज थिंग, तो इसलिए हमने इस तरह इनको लिखा है, लिखा पुट दीज इनटू इक्वेशन नंबर 2। अब इसको और इसको इसमें यूज़ करें तो देखें क्या आता है। ये चीज़ आ गई, ये लेफ़्ट साइड पे आ गया और ये राइट साइड पे एज इट इज़ लिखा। अच्छा, ये इसको देखिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, एज 2 होल्स फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स इट इज़ गिवन दैट दिस इक्वेशन होल्स फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स, ये गिवन है ना फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स, नो वी विल यूज़ दिस थिंग। तो डैश डैश लगा दीजिए जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि ये इक्वेशन होल्ड करेगी, क्योंकि उसने कहा था कि ये होल्ड करती है फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स, तो ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब हमें ये नज़र आ रहा है डैश, अब इसको हम उठा के इधर जो है वो पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाए, क्योंकि ये आई एम एज इट इज़, और यहाँ पे हमने ये m था ना, तो हमें m चाहिए, तो यहाँ पे भी m आएगा, तो ये n कोई और लिख दिया, जे नहीं लिखा। ठीक है, वो ओवरलैप के जो है वो हो जाएगा, बस वो अगर जे लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्या पता नीचे में चेंज ही करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे उसको नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, जे को हटा दी। m तो मजबूरी, क्योंकि यहाँ पे m था तो m लिखा, तो यहाँ पे अगर जे लिख दें तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वैसे अगर नीचे हमें शायद ओवरलैप ना कर जाए या कहीं हम फिर दोबारा ना चेंज करना पड़े, उस वजह से आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। जे लिख दें, ख़ुद ब खुद अब चेंज भी नीचे होना हुआ तो हो भी जाता है, कोई गलती तो होती नहीं है उसमें। ठीक, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब देखें, अब अगर आप देखें तो हमने इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाना है, और इक्वेशन नंबर 1 में आपका जो बी डैश है लेफ़्ट साइड पे वो अकेला होना चाहिए। अकेला मीन्स के मतलब वो उसको लेफ़्ट साइड पे हमने सेपरेट करना है, उसका एक एक्सप्लिसिट हमने एक्सप्रेशन लेकर आना। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि बी डैश जो है वो सेपरेट हो जाएगा टोटली और इक्वल्स टू समथिंग आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बी डैश के साथ ये 2 चीज़ें, तो हमने किसी तरीके से इन दोनों चीज़ों को यहाँ से जो है वो रिमूव करवाना है, लेकिन फिर वही बात के तरीके से। तो कैसे, आप देखें यहाँ पे क्यू आई एम है, तो आप इसको कैंसिल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि गलत बात है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, वो आपने ऐसा नहीं करना। इसको कैसे रिमूव करना है, क्यों नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो क्यू आई एम कंपोनेंट्स है ना उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के, तो दे कैन भी ज़ीरो, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते उसको इस तरह। अगर वो ज़ीरो हो गए तो कैसे डिवाइड करेंगे। कैंसलेशन का मतलब ये होता है कि जो है और डिवाइड कर रहे हैं, तो आप यू कैन नॉट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड। तो आप इसको कैसे रिमूव करेंगे, एक और क्यू से ऑपरेट करवाया, क्यू आई के और क्यू आई के। एक देखिए ना, हमने ये आई और आई सेम रखा, ठीक है, क्यू आई के आया और क्यू आई एम आया। आई क्यों ये वाला एम क्यों नहीं रखा, यहाँ पे हमने एम क्यों नहीं डमी बना दिया, आई क्यों इसके साथ डमी बनाया हमने। उसकी वजह यह है कि हमने उस चीज़ को, उस इंडेक्स को देख रहे हैं जो फ्री इंडेक्स है। एम तो डमी हमारा ऑलरेडी इस साथ है एक और, अगर एम क्यू यहाँ पे अगर आप लिखें ना सपोज के एम तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि एम 3 दफ़ा आ जाएगा इस इक्वेशन में। देन एम विल बी अपीयर्ड 3 टाइम्स इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आपने क्यू आई के ही लिखना है, के की जगह जो मर्जी इंडेक्स लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई ज़रूर यहाँ पे यूज़ करना है। और पहले
उसकी पोजीशन पहले होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद हमने जो रिलेशन यूज़ करना है वो कहता है कि इसकी पोजीशन वही होनी चाहिए जो इस क्यू के साथ है आई की। तो क्यू आई के यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा के एम, तो यहाँ पे भी डेल्टा के एम आ जाएगा, सिंपली कुछ भी नहीं है। अब ये एम डमी है तो ये आ जाएगा टी डैश के एन, तो ये एज इट इज़। तो यहाँ पे भी ये तो एज इट इज़, ये एम डमी है तो यहाँ पे आ जाएगा टी डैश के एन, ठीक है। तो क्या हुआ देखें ना, अब किस तरीके से हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब इसको इधर ले आए तो टी डैश जो है वो एज अ कॉमन हम बाहर लिख लिया था, अंदर ये आ गया। और क्योंकि 4 जो है वो ट्रू है फॉर एनी टेंसर टी, तो इसका मतलब ये आर्बिट्रेरी है ना, तो आर्बिट्रेरी तो ज़रूरी ज़ीरो नहीं हो सकता ना, अगर ज़ीरो ले लेंगे तो वो फिर पर्टिकुलर हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी है तो जो है कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हमने नॉन ज़ीरो रखा इन जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई। अब देखिए जो मैं शुरू में कह रहा था कि अब हमने जे क्यों हटाया, यहाँ पे एन क्यों लिखा, जे क्यों नहीं लिखा। अगर आप जे लिखते हैं ना तो अगर यहाँ पे भी जे आ जाएगा, यहाँ पे भी जे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर ये देखना, फिर यहाँ पे भी आपको जे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉमन जो लेना है उससे आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है ना। जे एक जैसा होगा तो ये बाहर जाएगा ना, जे आ जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो आपका फिर इस एन को भी आपको जे करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जे 3 दफ़ा हो जाएगा इस साइड पे, तो आप कर नहीं सकते ऐसे, इसलिए हमने जे के बजाय कुछ और लिखा था, ठीक है। अब नीचे जाके आपको ऊपर लिख दिया, लेकिन नीचे जाके आपको रीज़न जो है वो समझ आएगी कि वाई वी हैव रिटन जे इंस्टेड ऑफ, सॉरी वाई वी हैव रिटन एन इंस्टेड ऑफ जे। तो ये इधर कर दिया, ये अब ये 1 0 नहीं होगा तो 1 0 हो जाएगा, तो इसको इधर ले आया तो ये आपके पास एग्जैक्टली वही बन गया। वहाँ पे क्या है 1 देखें ना ज़रा, 1 में जे की जगह m है, और उधर अगर आप n को i करें और j को m करें तो ये 1 आ जाती है। तो आप कर सकते हैं ऐसा, करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये को करें m और n को करें i, तो एग्जैक्टली आपके पास वही बनेगी जो ऊपर लिखी हुई, ठीक है। देख लें बेशक, तो वो करें ना करें इतना कोई मसला नहीं है, वो अंडरस्टूड ही है। ये अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, वेक्टर के कंपोनेंट्स का। नाउ वी कैन से दैट बी आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रूल हमने प्रूव भी कर दिया जनरली। आ गया सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्री तो आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंस वेक्टर, वो क्या कहते हैं उसको, मैट्रिसेस में आपने देखा हुआ है ना कि वो ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए तो देन वी विल से दैट दिस इज सिमेट्रिक, और माइनस टाइम हो जाए तो देन वी विल से दैट दिस इज एंटी सिमेट्रिक। तो क्योंकि हम फिलहाल ये डेफिनेशन कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर से, और सेकेंड ऑर्डर टेंसर हमने देखा है मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है टेंसर की, सिमेट्रिक अ टेंसर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ दिस इज इक्वल टू दिस, सिंपली वही है। दस इट्स कंपोनेंट्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर ये ऐसे हो तो इसके कंपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है। इसके कंपोनेंट्स टी आई जे हैं, यहाँ पे आई जे लगा दिया तो ट्रांसपोज से ये टी जे आई हो जाएंगे ना, टी चेंज जब जाहिर बात है जब ट्रांसपोज होता है तो T12 आपका T21 बन जाता है, T13 आपका T31 बन जाता है। तो इसी तरह टी आई जे इज इक्वल टू टी जे आई हो जाएगा, यानी कि एक किस्म का सिमेट्री क्या आ गई इन सेंस ऑफ कंपोनेंट्स, टी आई जे इज इक्वल टू टी जे आई, यानी कि इफ़ टी आई जे इज इक्वल टू टी जे आई होगा देन इट मीन्स दैट आवर टेंसर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 1 2 2 1 के इक्वल है, 1 3 3 1 के इक्वल है, 2 3 3 2 के इक्वल है। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है सिमेट्रिक टेंसर की। अगर एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो सिंपली माइनस टाइम टी इज इक्वल टू माइनस टी टी, दिस टी फॉर ट्रांसपोज फॉर इट्स कंपोनेंट्स इट विल बी माइनस, ऑब्वियसली इट शुड बी माइनस, तो माइनस आ जाएगा टी जे आई। अब ये कंपोनेंट्स के सेंस में क्या बता रहा है, इफ़ यू हैव टी आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम टी जे आई, इट मीन्स दैट योर टेंसर इज एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए अब कंपोनेंट्स को देखना चाहें तो 1 2 और 2 1 माइनस टाइम इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायगोनल के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक टेंसर के डायगोनल के सारे कंपोनेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। अगर डायगोनल नॉन ज़ीरो हो जाए तो फिर वो आपका टेंसर जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस टाइम इक्वल होना पड़ता है
तो माइनस अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसी को ही देखे तो इधर अगर 4 - 4 ये 6 -6 लगा भी होगा और ये बेशक प्लस के हों या माइनस के हों, तो फिर ये अगर आप उसको चेंज करें तो जो आपको माइनस इक्वल नहीं देगा, क्योंकि फिर माइनस आप कॉमन लेना पड़ता है। तो माइनस कॉमन फिर इनके साथ दबा, इनका साइन चेंज हो जाता है, इनकी पोजीशन तो चेंज करनी कोई नहीं है। तो इसलिए इस जब ये देखते हैं ना तो ये खुद ही बता रहा होता है कि डायगोनल कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक जो है होते हैं, इसको देखें तो ये आपको एंटी सिमेट्रिक देगा। तो एक इनके साथ एक और चीज़ है कि एनी टेंसर टी कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट। यानी कोई भी टेंसर हो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में लिख सकते हैं, यानी उसके दो हिस्से बना सकते हैं, जो एक उसका सिमेट्रिक होगा और एक उसका एंटी सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक इसके इक्वल होता है, ये जो है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, इसके इक्वल होता है टी प्लस टी टी डिवाइडेड बाई 2 टी माइनस टी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ द जो है वो एनी टेंसर टी इनटू इट्स सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो शो ये भी करना है कि ये डिकम्पोजिशन यूनिक होती है, यानी कि अगर एक आपके पास टी है तो उसकी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक यूनिकली जो है वो फाइंड आउट होंगे। ये नहीं कि आप लोग 10 स्टूडेंट्स हैं और टेंसर एक ही दिया जाता है हर स्टूडेंट को, और एक सिमेट्रिक पार्ट निकालता है तो कुछ और आ जाता है, दूसरा स्टूडेंट सिमेट्रिक पार्ट निकालता है तो कुछ और आ जाता है। ऐसे नहीं है। अगर 10 के 10,000 भी करेंगे और अगर टेंसर एक ही हो तो एक ही सिमेट्रिक पार्ट निकलेगा, सबका सेम ही होगा और सबका एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी सेम होगा। दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग दैट डिकम्पोजिशन इज़ यूनिक। तो इसको आप लोगों ने शो भी करना है, ये नीचे दिया भी हुआ है जो है वो सपोज दैट वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ decomposition. On contrary we are supposing कि decomposition is different for same tensor t। एक इसके इक्वल है, कंपोनेंट्स में लिख दिया है टी आई जे इज इक्वल टू एस आई जे, ये 1 और ये 1 प्लस टी आई जे इज इक्वल टू एस आई जे 2 प्लस ए आई जे 2। कह रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट हैं, ये और ये डिफरेंट हैं। एस आई जे सुपरस्क्रिप्ट 1 इज नॉट इक्वल टू एस आई जे सुपरस्क्रिप्ट 2, यानी डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, वी आर सपोजिंग दैट दे आर डिफरेंट, और ये आपस में डिफरेंट है। लेकिन नीचे जब चलेंगे तो शो कर देंगे कि ये डिफरेंट नहीं हो सकते, किसी सूरत सेम ही होंगे। ठीक है, फिर हम क्या देंगे कि डिकम्पोजिशन इज़ यूनिक, दिस इज़ यू हैव टू शो। ठीक है, ये मैंने किया नहीं है, यू आपने इसको शो करना है, दिस इज़ फॉर यू होमवर्क। ये आगे उसी से रिलेटेड जो है वो एक है कि अगर एक टेंसर सिमेट्रिक हो एक सिस्टम में, अनप्राइम्ड सिस्टम में, इफ द टेंसर इज सिमेट्रिक इट मीन्स दैट टी आई जे इज इक्वल टू टी जे आई, सिमेट्रिक टेंसर, शो दैट टी डैश आई जे इज इक्वल टू टी डैश जे आई। यानी कि अगर वो फिर वो उसका सिस्टम चेंज भी हो जाएगा ना जी, तो दूसरे जो है वो सिस्टम में जो उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे वहाँ पे भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा टेंसर। ठीक है, ये एग्जांपल भी की जा सकती है कि अगर आपको कह दिया जाए कि ये टी टेंसर है, सिमेट्रिक है, प्राइम में, अनप्राइम है, और ये सिस्टम प्राइम से अनप्राइम गया है, तो दोबारा टी डैश निकालें तो जो नया टी डैश आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा। ये चीज़ कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है। लेकिन एक सिस्टम में सिमेट्रिक है तो देन इट विल रिमेन सिमेट्रिक इन एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। ये शो करते हैं आप कैसे है। तो ये आपने डेफिनेशन लिखी, कोई ऐसी बात नहीं है। एज गिवन दैट टी आई जे हर कंपोनेंट सेकंड देन वी कैन राइट दिस। तो हमने टी जे आई हमने इसको कर दिया, आई जे को जे आई कर दिया, आई जे को जे और जे को आई कर दिया, आई को जे और जे को आई कर दिया। तो ये क्या आ गया जी, क्यू पी, आई की जगह जे और जे की जगह आई दोनों साइड पे, और राइट साइड में हमें पता है पी एंड क्यू आर डमी इंडिसेस, सो वी कैन चेंज, वी कैन रिप्लेस विद ईच अदर बोथ टू इंडिसेस। पी की जगह क्यू कर दिया, क्यू की जगह पी कर दिया, पी कर दिया, तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, अब यहाँ पे एज वी नो दैट टी क्यू पी इज इक्वल टू टी पी क्यू क्यू, बिकॉज वी हैव गिवन कि दैट टी इज सिमेट्रिक, सो वी कैन राइट दिस थिंग। तो इंस्टेड ऑफ टी क्यू पी वी कैन राइट टी पी क्यू।
तो ये अगर आप ये अगर पुट करेंगे ना तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, तो वापस आप उसको टी डैश जे आई जे लिख सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये टी डैश जे आई इज इक्वल टू टी डैश आई जे, यानी कि टी अगर सिस्टम ही चेंज हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। और आपके लिए मैंने क्या छोड़ा है, एंटी सिमेट्रिक। एक सिस्टम में एंटी सिमेट्रिक है तो किसी भी सिस्टम में वो एंटी सिमेट्रिक रहेगा। आप इसको करेंगे, ये रिज़ल्ट आप लोगों ने जो है वो खुद करना है। ये रिज़ल्ट खुद करना है और ये रिज़ल्ट खुद करना है और साथ ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। और 28 का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ पार्ट ए करना है ओनली। और ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये जो बुक आप लोगों को दी हुई है, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूम मैकेनिक्स, मेरे ख्याल में आई थिंक इसका नाम है। अच्छा, अब इसी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको जनरलाइज करते हैं। वी हैव स्टडीड symmetric and anti-symmetric for second order tensor. Now we will generalize that concept that if you have a tensor of order greater than 2, then how you will define the symmetry and anti-symmetry. Symmetric और anti-symmetric tensor को कैसे define करेंगे? If tensor is higher order, अगर उसका order जो है वो ज़्यादा, फ़र्ज़ करो n है, एन इसका जो है वो जो है आई जे के एल एम अप टू एन, यानी कि 1000 इसका जो है वो ऑर्डर है। तो इसमें सिमेट्री कैसे डिफाइन करेंगे? अब जब जनरलाइजेशन होती है तो सिमेट्रिक जब डिफाइन किया जाता है ऐसे टेंसर के लिए विच हैज़ ऑर्डर हायर देन 2, तो हमेशा सिमेट्री जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एनी पेयर ऑफ इंडिसेस जो है वो डिफाइन होगी। कोई भी आप पेयर लेंगे इंडिसेस का, कोई भी दो इंडेक्स उठा लेंगे तो उनके लिहाज से सिमेट्री डिफाइन होगी। क्या मतलब मेरे कहने का? और इस उनके लिहाज से आप एंटी सिमेट्री भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या मतलब मेरे कहने का? कहने का मतलब ये है कि इफ़ आई एम चूजिंग पेयर जे एंड एम, and if we say that this is symmetric in JMN, तो फिर वो क्या होल्ड करना चाहिए, या वो कैसा हो तो we will say that this is symmetric in the pair JM. ये TIJ KLM N up to N must be equal to TI। अब देखिए ना, J और M की पोजीशन चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे J सेकंड पे था, M फिफ्थ पे था। राइट पे क्या कर दिया, M सेकंड पे आ गया, J फिफ्थ पे चला गया। अगर ऐसे हो जाए तो in this case we will say that this tensor is symmetric in pair J and M with respect to pair J and M या in pair J and M। ठीक है, उधर भी यही था ना, TIJ is equal to TJI, वो थे ही दो तो TIJ is equal to TJI लिख देते थे। तो ये इसमें बहुत सारे हैं, यानी कि ऑर्डर ज़्यादा है तो इट मीन्स ऑब्वियसली नंबर ऑफ इंडेक्सेस भी ज़्यादा होंगे, फ्री इंडेक्सेस। तो कोई भी दो इंडेक्स उठाएं, उनकी आपस में पोजीशन चेंज करें और फिर भी फ़र्क ना पड़े टेंसर पे, तो हम कहेंगे दिस टेंसर इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस पेयर ऑफ इंडिसेस। और यही चीज़ अगर माइनस टाइम इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे दिस टेंसर इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस पेयर। ये नीचे लिखा हुआ है माइनस, सिंपल, वो जैसे TIJ इज इक्वल टू T minus TI। दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर फॉर एनी ऑर्डर टेंसर। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने छोड़ दिया, जब आपने खुद करना है तो एक सिंपल रिजल्ट भी इससे जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एक टेंसर है S जो कि सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू J एंड Q। ये एंटी सिमेट्रिक है A, और उसी पेयर में ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, ये फिफ्थ ऑर्डर है, ये कितने इसका ऑर्डर बन रहा है, 3 4 7 7th ऑर्डर टेंसर बन रहा है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ 7th ऑर्डर टेंसर। ये भी उसी पेयर में जो है वो सिमेट्रिक है। तो अभी देखते हैं जो है वो क्या है। ये तो शो क्या करना है, इसका प्रोडक्ट 0 है, यानी एक पेयर में अगर टेंसर सिमेट्रिक है और दूसरा टेंसर उसी पेयर में एंटी सिमेट्रिक है, तो हमने अब जो है वो
शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज़ ज़ीरो, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने दस सारे इसको ओपन किया है तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन यूज़ करूँगा। तो क्या किया, सिंपली कुछ भी जो आपको नज़र आ रहे हैं कि डमी हैं उन पे मैंने समेशन ओपन कर दी और डमी जे एंड क्यू हैं, जे पे ओपन किया फिर क्यू पे ओपन किया तो ये नंबर इक्वेशन नंबर 1 आ गई, बहुत सारे कंपोनेंट्स आ गए, बाकी डमी नहीं है तो इसलिए मैंने पे समेशन ओपन नहीं किया। अब हम यूज़ करेंगे सिमेट्री और एंटी सिमेट्री। ये इसकी इक्वल है ना एस आई जे पी क्यू आर इज इक्वल टू एस आई क्यू पी जे आर, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये इसके माइनस टाइम इक्वल है क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक है उसी पेयर में। तो अब ये चीज़ यूज़ करेंगे। अगर जे और क्यू 1 1 हो, लेकिन जे और क्यू को जो है वेरिएशन दे सकते हैं ना, उसके ऊपर दी हुई है ना समेशन ओपन किया हुआ है जे और क्यू पे, तो यहाँ पे फिर ये 1 1 हो सकते हैं, 2 2 या 3 3, या फिर पेयर में 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, इतने ही हो सकते हैं। तो 1 1 हो तो इधर 1 डालूँ इधर 1 रखूँ तो ये मैं कर दिया तो आ जाता मेरा 0। यानी कि अगर 1 1 हो 2 2 हो या 3 3 हो तो ए वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना जी वो तो हो जाएंगे 0 इस एंटी सिमेट्रिक की वजह से। और अगर जो है वो तो सिमेट्रिक में इसलिए यूज़ नहीं क्योंकि फ़ायदा को नहीं, मुझे हमें पता है उसने इक्वल आना है तो उसकी जगह ना साइन ही चेंज नहीं होना तो मकसद ही को नहीं है। तो जहाँ पे मर्ज़ी हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर देंगे, लिखने का कोई वो नहीं रहा, नहीं ज़रूरत नहीं है लिखने की, डायरेक्टली यूज़ कर देंगे कि एस आई 1 पी 2 आर इज इक्वल टू एस आई 2 पी 1 आर, डायरेक्टली यूज़ कर देंगे जहाँ भी आया। देखो एंटी सिमेट्रिक से कोई फ़ायदा मिल सकता था, इसलिए देखिए हमने 1 1 किया 2 2 किया 3 3 किया, वो सारे 0 हो जाएंगे। यानी आप इसकी जगह 0 पुट करेंगे, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी ऊपर। अगर वो डिफरेंट हो 1 2 हो या 2 1 हो या 3 1 हो तो फिर क्या होता है, फिर वो माइनस टाइम इक्वल हो जाएंगे। अब ये भी चीज़ हमें काम आएगी। अब ये जितनी 6 बन गई है ना 1 2 3 4 5 6 जो रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसको हम आप वापस यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। जहाँ जहाँ ये है वो माइनस टाइम ये यूज़ कर देंगे और जहाँ वो दूसरा है उसको डायरेक्टली 0 करेंगे, तो वो सारे कुछ डायरेक्टली 0 हो जाएंगे टर्म्स और कुछ जो है आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी इसको जो है वो शो कर सकते हैं, यानी विदाउट ओपनिंग द सबमिशन ऑन डमी इंडिसेस यू कैन डू दिस। बहरहाल मर्जी है ये आपकी। ये आगे एक्सरसाइज आपके लिए लिखी हैं, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन इफ़ पॉसिबल फॉर 2 थिंग्स, जब ए हो डी आई जे इज इक्वल टू माइनस हो, जब डी आई जे इज इक्वल टू प्लस हो। इसी तरह ये चीज़ शो करनी है, बी आई इज इक्वल टू दिस एंड बी आई जे इज इक्वल टू माइनस बी जे आई, देन शो दैट दिस इफ़ बी आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स हों और ये हो सिमेट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स, तो ये 0 पुट करें, 0 जो है वो शो करें। ये उसी रिज़ल्ट की तरह ही आपने करना है, डायरेक्टली करना है, वैल्यूज़ नहीं देनी कंपोनेंट्स को आई और जे को। डायरेक्टली इसकी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक यूज़ करें, राइट और लेफ़्ट कुछ भी ले ले, लेफ़्ट ले ले, डायरेक्टली यूज़ करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको जो है वो मज़ीद फिर डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह।